एक गलत रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यही जानेंगे हम आज की इस कहानी से। जब 5 टीनेजर एक गलत रास्ता लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके पीछे एक ऐसी कुदरती आफत पड़ जाती है जो कि किसी भी तरह से इन्हें अपना शिकार बनाना चाहती थी। तो आखिर ये चीज क्या है और ये बच्चे इससे कैसे बचेंगे, चलिए जानते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एक यंग लड़के को जंगल से होकर भागते हुए देखते हैं। वो काफी डरा हुआ था। वो एक जगह पर आकर बैठ जाता है। वो बहुत थका हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें 5 टीनेजर अपनी फैमिली ड्राइवर के साथ एक फ्लीट ट्रिप पर निकले थे। इन टीनेजर के ड्राइवर का नाम जोसेफ होता है, जो कि एक काफी अच्छा आदत वाला बंदा था। ये सभी लोग बस में मजे करते हुए जा रहे थे। तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है जिसमें बताया जाता है कि आज रात फुल लोरन एक्लिप्स यानी ग्रेन होने वाला है, जो कि हर 20 साल में एक बार होता है। जोसेफ इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन टीनेजर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। हम देखते हैं कि ये रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है, जहां कुछ दूर आगे जाने पर ही जोसेफ को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। आगे बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई थी और साथ ही यहाँ पर एक क्रेन भी खड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो लोग आए तो थे, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं। अब इतनी दूर आने के बाद जोसेफ वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए अब वो एक शॉर्टकट लेता है, जो कि एक सही फैसला तो नहीं था, लेकिन इनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। और यहीं पर हम एक इंसान का हाथ देख पाते हैं जो कि लकड़ियों में दबा हुआ था। खैर, अब आगे बढ़ने पर ये लोग एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं मानो सर्दियां आ गई हों। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। जंगल और भी ज्यादा घना होता चला जाता है और कोहरा और भी बढ़ने लगता है। और साथ ही हमें यहाँ पर कुछ जानवरों के ढांचे भी देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी और दुनिया में चले गए हों। लेकिन आगे बढ़ने पर इन्हें फिर से रुकना पड़ता है क्योंकि रास्ते के बीच एक मरा हुआ जानवर पड़ा था। जोसेफ उसे हटाने के लिए जाता है, लेकिन ऐसा करने के बाद जब वो वापस लौटता है तो वो अकेला वापस नहीं आता। उसके साथ एक और आदमी भी होता है जिसने उसे गन पॉइंट पर ले रखा था। इसका नाम है पेट्रो, जो कि एक साइको सीरियल किलर है जो कि बच्चों का अपना शिकार बनाकर उनकी जीभ काट लिया करता था। 2 साल पहले इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो वहाँ से भागकर इन जंगलों में आकर छुप गया। अब इन बच्चों को होस्टेज बनाकर ये शहर जाना चाहता था। सभी बच्चे इससे बहुत डर जाते हैं और जोसेफ भी उसे शांत रखने के लिए उसके कहने पर ही ड्राइव करने लगता है। फिर अब ये लोग धीरे धीरे एक टनल में इंटर करते हैं। ये काफी बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई एंड ही ना हो। डर की वजह से कोई भी ये नोटिस ही नहीं करता कि एक बोर्ड पर लिखा था कि ये मिलिट्री जोन है और इसमें आम लोगों का जाना मना है। फिर अब इस टनल में इंटर होने के कुछ ही देर बाद इनकी ये वैन खराब हो जाती है। पेट्रो एक बच्चे को गन पॉइंट पर लेकर इसे जल्दी ठीक करने के लिए कहता है। जोसेफ पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन उसे परेशानी समझ नहीं आती। और तभी इन्हें बस की रोशनी में दूर सड़क पर सामने कोई चीज नजर आती है। उसका रंग काला था। वो चमगादड़ जैसी दिख रही थी। तो पेट्रो जोसेफ को भेजता है उसे चेक करने के लिए। तभी अचानक से टनल की लाइट भी चली जाती है और अब जैसे ही जोसेफ उस चीज के पास पहुंचता है, वो चीज उठकर खड़ी हो जाती है। वो चीज उसकी जान ले लेती है। अंधेरे में कोई भी ठीक से कुछ देख नहीं पाता, लेकिन जोसेफ की चीखों से सबकी हालत खराब हो जाती है और खास तौर पर इनमें से पेट्रो बहुत डर चुका था। वो अभी यहाँ से निकलना चाहता था। गाड़ी की चाबी जोसेफ के पास होती है, लेकिन पेट्रो की हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की। तो वो इन्हीं बच्चों में से एक को भेजता है और आखिरकार बेस नाम की लड़की बाहर जाती है चाबी लेने के लिए। जोसेफ की हालत देखकर वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसके शरीर का हाल बहुत बुरा था। बेस को टनल के कोने में एक अंधेरा साया नजर आता है और जैसे ही वो टॉर्च ऑन करती है, वो एक कोने में छुप जाता है। लेकिन बेस समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसने जोसेफ की जान ली है, जो कि इंसान जैसा दिख रहा था। अब बेस भागकर वापस गाड़ी में आ जाती है। जो भी उसने देखा वो उन्हें सब बता देती है। अब रेजी उस चाबी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बस तो खराब हो चुकी थी और अचानक से उन्हें बस के ऊपर किसी के भारी पैरों की आवाज सुनाई देती है। अब ये लोग बस में भी सेफ नहीं थे। पेट्रो ऐसे मरना नहीं चाहता था, तो वो बस से उतर जाता है उस क्रिएचर का शिकार करने, लेकिन उल्टा उसकी ही जान चली जाती है। ये बच्चे बस का दरवाजा बंद करके किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खतरनाक क्रिएचर अपने नुकीले नाखूनों से दरवाजा खोलकर बस के अंदर आ जाता है। अब ये डर से सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दरवाजा भी जाम हो चुका था। अब इसी सब में बेस को याद आता है कि उसके लाइट दिखाने पर ये क्रिएचर छिप गया था, तो इस बार भी ये वैसा ही करती है। ये सभी उसे फ्लैश लाइट से डराकर बस से बाहर कर देते हैं। टनल के पास से ही उन्हें एक साइड में मिलता है जहाँ से ये नीचे जाने लगते हैं, लेकिन नीचे तो पूरी भूल भुलैया थी और बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी, इसलिए इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। फिर अब ये लोग एक रास्ता पकड़कर एक रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत
बहुत सारे कैंडल्स पड़े हुए थे और साथ ही एक फ्लोर मैप भी था, जिनसे इन्हें पता लग जाता है कि जनरेटर कहाँ पर है। अब बेस और नोलन समझ चुके थे कि इस क्रिएचर को सिर्फ रोशनी से ही हराया जा सकता है, तो वो लोग मैप को फॉलो करते हुए जनरेटर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग वहां तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन इससे पहले इन्हें रास्ते में एक स्केलेटन दिखता है और ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसान भी इसी क्रिएचर का शिकार बना होगा। वहीं दूसरी तरफ कोइनी को बाथरूम जाना पड़ता है, तो रेजी उसके साथ जाता है। खैर अब एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं और रेजी उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस तरह से वो क्रिएचर उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। अब रेजी कार्लो को भी बुला लेता है और ये दोनों मिलकर रेजी को ढूंढने लगते हैं। अब अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए उन्हें उस क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज का पीछा करते हुए ये लोग एक कोने में पहुंच जाते हैं, एक अंधेरे कोने में। यहाँ पर उन्हें कोइनी तो मिल जाती है, लेकिन इसे देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। कोइनी के ऊपर वो क्रिएचर लेटा हुआ था, इसने उसे जकड़ रखा था। अब कोइनी को बचाने के लिए रेजी उस पर आग से हमला करता है और उससे कोइनी तो बच जाती है, लेकिन वो रेजी को पकड़ लेता है। कार्लो और कोइनी बस देखते ही रह जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं उसी वक्त बेस और नोलन जनरेटर ऑन कर देते हैं और इस पूरी जगह में रोशनी हो जाती है और आखिरकार उस क्रिएचर को यहाँ से भागना ही पड़ता है। रेजी इस तरह से खुद को संभाल लेता है, लेकिन वो अभी भी डर से कांप रहा था। खैर अब ये तीनों यहाँ से नोलन और बेस को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें सबको एक साथ रहना होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। वहीं जनरेटर ऑन करते ही बेस और नोलन को वहाँ की हालत दिखती है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई रहता हो। दीवार पर बहुत सारे मिसिंग पोस्टर लगे हुए थे, इस क्रिएचर के स्केचेस बने हुए थे, कुछ पेपर थे और एक डायरी जिस पर गोलियो और सार्पी नाम लिखा हुआ था। और ये वही लड़का था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। ये 40 साल पुरानी बात है। गोलियो, सार्पी और उसकी बहन ऐसे ही घूमते घूमते इस क्रिएचर के टनल में आ पहुंचे थे। इन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था, लेकिन गोलियो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बहन की जान एक ऐसे ही एडवेंचर में जाएगी, और वो भी इस क्रिएचर के हाथों। उस वक्त उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, ना उसके पेरेंट्स ने, ना पुलिस ने, लेकिन गोलियो ने अपनी खोज जारी रखी। 20 साल बाद वो वापस आ गया इस टनल में, और इस टनल को उसने अपना घर बना लिया और यहीं रहकर इस क्रिएचर के बारे में सारे क्लोज इकट्ठा करने लगा। इसे भी इस क्रिएचर के लाइट सेंसिटिव होने के बारे में पता था, इसलिए उसने एक हाई वोल्टेज मशीन बनाई जिसकी रोशनी से वो इस क्रिएचर को काबू कर सकते थे। लेकिन इसके पूरे होने से पहले ही उनकी भी जान चली गई थी, और अब इसके पूरे 20 साल बाद इनका ग्रुप इस भूल भुलैया में आ फंसा है। इन्हें यहाँ पर पता लगता है कि ये क्रिएचर एक पैरासाइट की तरह है, जो इंसानों और जानवरों के ब्लेड से खुद को जिंदा रखता है, और पहले से ही इन दोनों पर हमला हो चुका था। रेजी तो फिर भी ठीक था, लेकिन कोइनी के कंधे पर उसने काट लिया था। अब पहले तो इन पांचों का प्लान इस टनल से बाहर निकलने का था, लेकिन इन्हें अब रियलाइज होता है कि इन्हें गोलियों का अधूरा काम पूरा करना चाहिए, वरना इस तरह से ये क्रिएचर आधे शहर को खा जाएगा। और वैसे भी इस क्रिएचर के जिंदा रहते हुए ये लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते थे। कोइनी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और वो ज्यादा भाग नहीं पाएगी, इसीलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं। वो गोलियों की उस मशीन को ढूंढने निकलते हैं और उसके सभी कनेक्शन आपस में मिलाकर जोड़ देते हैं। अब ये मशीन काम के लायक बन चुकी थी, तो नोवेल एक बार फिर से जनरेटर ऑफ कर देता है। रेडियो की आवाज और कोइनी के खून से उस क्रिएचर को बाहर निकलने के लिए ललचाता है। प्लान ये था कि उस क्रिएचर को मशीन के सामने आते ही बेस जनरेटर ऑन कर देगी, रोशनी से ये क्रिएचर अंधा हो जाएगा और तभी ये लोग उसे जलाकर मार देंगे। खैर अब ये लोग अपना प्लान शुरू कर देते हैं और वो क्रिएचर इनके सामने भी आ जाता है, लेकिन जनरेटर का हैंडल इतना ज्यादा टाइट था कि बेस उसे उठा ही नहीं पाती। रेजी उस क्रिएचर के बिल्कुल सामने था, वो उसकी सांसें सुन सकता था। अब नोलन उसे बचाने के लिए आवाज करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। बेस भी इसी तरह से आवाज करती है नोलन को बचाने के लिए। अब एक बार फिर से ये इस क्रिएचर को खून से ललचाकर उस मशीन के पास लेकर आते हैं और नोलन पूरी जान लगाकर इस हैंडल को खींचता है और अचानक से हाई वोल्टेज रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है और इस बार इस क्रिएचर की हालत खराब हो जाती है। तीनों लड़के मिलकर इस क्रिएचर पर हमला कर देते हैं और वो दो लड़कियां मैप फॉलो करते हुए बाहर की तरफ भागती हैं। बाहर सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी में वो क्रिएचर इनका कुछ नहीं उखाड़ सकता था। उन्हें लगता है कि शायद ये बच गए हैं, लेकिन उन्हें गलत साबित करते हुए पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है। बेस और कोइनी डर जाती हैं, लेकिन असल में ये इनके प्लान का ही एक हिस्सा था। हम टनल के अंधेरे से तीनों लड़कों को हाथ में मशाल लेकर इसकी तरफ आते हुए देखते हैं। सामने सूरज की रोशनी थी और पीछे आग। ये क्रिएचर इनके जाल में फंस चुका था और मौका देखते हुए ये इस क्रिएचर में आग लगा देते हैं। इनके सामने ही ये क्रिएचर आग में जलकर इनके सामने ही राख बन जाता है और आखिरकार ये पांचों सेफली उस टनल से बाहर निकल पाते हैं। अब कोइनी का इलाज किया जाता है और ये लोग पुलिस को भी बताते हैं, लेकिन इन पर यकीन कोई नहीं करता।
अब अगले दिन एक ऑफिसर आते तो हैं चेक करने के लिए, लेकिन उन्हें यकीन था कि इन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन टेनर में इंटर करते ही किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है और अचानक उनका टार्च खराब हो जाता है और हमें इसके पीछे अंधेरे में वही क्रिएचर नजर आता है। इस ऑफिसर के साथ क्या होता है ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन अंधेरे में इसकी चीखें सुनाई देती हैं, यानी कि ये भी इस क्रिएचर का शिकार बन गया। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि ये क्रिएचर शायद इमोर्टल है और ये खुद को जिंदा कर सकता है? वैसे इस स्टोरी की एंडिंग को लेकर आपकी क्या थ्योरी है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको इसी तरह की स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।